बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर जुल्फ़कार अली। आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 3.6, 3.7 और 3.8 को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए चलें बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, इस टॉपिक है 3.6 का डेफिनेट इंटीग्रल। अब सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन देखेंगे। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स प्लस सी, यानी एफ की इंटीग्रेशन अगर 5 ऑफ एक्स प्लस सी हो, देन द इंटीग्रल, इसी को अगर इंटीग्रल ए टू बी इवेल्युएट किया जाए, दो नंबर्स के दरमियान अगर इसको इवेल्युएट करें फ्रॉम ए टू बी, डिनोट इसे इस तरह करते हैं फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड इज इवेल्युएटेड एज। देखिए स्टूडेंट, ए टू बी एफ की इंटीग्रेशन है 5x प्लस सी, ऊपर हम डिफाइन करके आए हैं। ये जो जिन दो नंबर्स के दरमियान इसे वैल्यू, इनको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा के या स्ट्रेट लाइन लगा के ऐसे नीचे और ऊपर इसे लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो वैल्यूज होती हैं नंबर्स, इन्हें कहते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगा के इसके अंदर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। जब इस तरह माइनस लगा के लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सी और सी कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ गया 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। स्टूडेंट इसके अंदर एक पॉइंट बड़े गौर से सुनना है, इसके अंदर सी नहीं आया। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सी नहीं आता, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल था। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज देखते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज देखें, फ्रॉम 0 to 1, 1 over √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन वैसे ही है, करनी सिंपल इंटीग्रेशन है, जिस तरह हम इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। देखें इसका सॉल्यूशन देखें, ये 1 over 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा, साइन इनवर्स, अब इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। पहले अपर लिमिट लगाएं, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, वो π/2 है। साइन के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, वो 0 है। π/2 माइनस 0, ये π/2 आ गया, इसकी ऑप्शन आ गई π/2। अब डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं, जो उनको देख लेते हैं, जो कंपोनेंट्स इसके हैं। डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी, इस ऊपर वाली वैल्यू कहते हैं अपर लिमिट, नीचे वाली वैल्यू कहते हैं लोअर लिमिट। ये जो फंक्शन है इसे इंटीग्रैंड कहते हैं। dx का मतलब है x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिस लिहाज से इसे इंटीग्रेट करते हैं। ये जो ए टू बी इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल दिया होता है, इसको कहते हैं रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। इस रेंज के अंदर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट अब इसके लिए बोर्ड पे चलते हैं मजीद इसको डिस्कस करने के लिए। अच्छा स्टूडेंट देखें, ऊपर हेडिंग देखें, टोटल चेंज ऑफ अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। अगर हमें डेरिवेटिव गिवन हो, उसके अंदर टोटल चेंज कैसे निकालते हैं। फाइ का डेरिवेटिव एफ है, देन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए इज द टोटल चेंज इन एफ। जितनी एफ के अंदर टोटल चेंज होती है फाइ ऑफ एक्स में, देखिए स्टूडेंट दोबारा देख लें, इसकी इंटीग्रेशन की इस ए और बी के दरमियान, 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए आ गया, ये टोटल चेंज आ गई। फाइनल में से इनिशियल वैल्यू निकाल दी, यानी इसके फाइ के अंदर जितनी चेंज आई ए टू बी, वो इस तरह ये आ जाती। डेफिनेट इंटीग्रल से हम टोटल चेंज भी निकाल लेते हैं किसी फंक्शन की, जब हमें उसका डेरिवेटिव गिवन हो। अब एक एमसीक्यू देखें, 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए इक्वल्स व्हेन 5 डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है, 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, ये किसके इक्वल आएगा अगर 5 का डेरिवेटिव एफ हो। तो स्टूडेंट ये नीचे ऑप्शन दी हुई है। अब जरा ये डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करके आंसर दिया गया। अगर हम फंक्शन ए टू बी इसको इवेल्युएट करें, यहां 5 का डेरिवेटिव एफ है, तो एफ की इंटीग्रेशन क्या होगी 5। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 5 आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, इससे पहले से ये आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए है। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर स्टूडेंट वेरिएबल चेंज करने से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स में था, ये टी में था। फ्रॉम ए टू बी फंक्शन टी में भी करेंगे, इसका भी आंसर वही आएगा। देखिए इसका आ जाएगा 5 ऑफ टी, तो जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ए टू 5 ऑफ बी माने 5 ऑफ ए दोबारा आ जाएगा। अच्छा, दो ऑप्शन आ गई। अब तीसरी को वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑल ऑफ दीज पे चले जाएंगे, लेकिन फिर भी तीसरी देखें, ये थी ए टू बी थी ना लिमिट्स, यहां बी टू ए कर दिया गया है। जब लिमिट्स को इंटरचेंज करें, हम जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, नेगेटिव साइन आ जाता है। वेरिएबल चेंज करने से अभी हम दूसरी ऑप्शन में पढ़ के आए हैं
डेफिनेट इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी इसके आंसर है। तो इस एमसीक्यूज का आंसर डेल्टा बन गया, ऑल ऑफ दीज इसके ट्रू है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसी डेफिनेट इंटीग्रल से आगे मजीद एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आता है, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ फाई इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, एक इंटरवल के अंदर ए टू बी फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव एफ है, फाई का डेरिवेटिव एफ है, दैट इज फाई एक्स इज एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, इसका एफ का कोई भी एंटी डेरिवेटिव है इन ए टू बी, देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस का, जो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर पड़ी थी डेफिनेशन वही है, यहां इस चीज का जिक्र करना है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो इस तरह ये डिस्कस करने से वही डेफिनेट इंटीग्रल वाली बात है, जो डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यूएट करते हैं बेसिकली वो फंडामेंटल थ्योरम होता है। एक एमसीक्यू देखें, फ्रॉम -π/2 टू π/2 साइन एक्स की वैल्यू क्या है? अच्छा, इसकी 0 1 2 3 है। इसके सोल्यूशन में देखें, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करें, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, फ्रॉम -π/2 π/2 जब आएंगे, देखिए स्टूडेंट पहले कोस पे π/2 अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाएंगे, π/2 पे जो वाई एक्सिस के एंगल्स होते हैं चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वाई एक्सिस पे कोस 0 होता है। इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, उसकी वैल्यू भी 0 आ गई, तो इसका आंसर इसका आ गया 0। इस एमसीक्यू का आंसर 0 है। अब स्टूडेंट ये अभी तक सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम देखा है, डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन देखी है, उससे रिलेटेड बेसिक एमसीक्यूज की हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज के लिए वापस बोर्ड नंबर 1 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज देखें। इफ एफ ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, देन अब ये प्रॉपर्टी, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम बी टू ए, अगर लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो डेफिनेट इंटीग्रल का साइन नेगेटिव बन जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर अपर और लोअर लिमिट सेम हो तो उसका आंसर 0 आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखें, अगर ए टू बी कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो रहा हो, स्टूडेंट के इंटीग्रल साइन से पहले आ जाता है, जिस तरह आम इंटीग्रेशन में आता था। अब स्टूडेंट ये देखें, अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हो, जिस तरह इंटीग्रेशन में दोनों के साथ इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह डेफिनेट इंटीग्रल भी पहले फंक्शन के साथ अलग हो जाएगा, दूसरे के साथ ये सेपरेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, यहां पर दो डेफिनेट इंटीग्रल का सम है, अगर ए टू सी चले, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करें, ए टू सी प्लस सी टू बी, तो डायरेक्ट ए टू बी इंटीग्रेट कर लें, आंसर सेम आएगा। देखिए फर्स्ट हम इसमें है स्टूडेंट ए टू सी सी टू बी, पहले ए टू सी आए सी टू बी आए या डायरेक्ट ए टू बी आ जाए, आंसर सेम आएगा। इस सी की वैल्यू ए और बी के दरमियान लाई करती है। अब देखें इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। इन प्रॉपर्टीज की मदद से हमने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। अगर फंक्शन ऑड हो तो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के दरमियान उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर ऑड फंक्शन हो तो ऊपर नीचे सेम नंबर हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, उनके दरमियान डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर एफ एक इवन फंक्शन हो, माइनस ए और ए के दरमियान उसको वैल्यूएट करें, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के दरमियान, वो फंक्शन डबल हो जाता है। 0 से स्टार्ट करते लोअर लिमिट 0 बन जाती है और ए तक आ जाते फंक्शन की वैल्यू डबल हो जाती है, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर एक मोड के अंदर फंक्शन हो, उसको आप ए टू बी इंटीग्रेट करें, जिस नंबर पर वो मोड 0 हो रहा हो, ये देखिए एक्स माइनस सी, एक्स जगह पर क्या पुट करेंगे सी, जब आप देखें एक्स जगह पर सी लगाएंगे, सी पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। अब सी से पहले नेगेटिव होगा, सी के बाद देखिए सी पर तो 0 वैल्यू दे रहा है, उससे पहले नेगेटिव होगी, उसके बाद पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ए टू सी आएंगे तो नेगेटिव, सी टू बी जाएंगे तो पॉजिटिव। ए टू सी नेगेटिव के साथ उसको वैल्यूएट करेंगे, सी टू बी उसको पॉजिटिव के साथ वैल्यूएट करेंगे। अगर वो नंबर उनके दरमियान आ रहा होगा तो मोड को जब स्प्लिट अप करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर के दरमियान इस तरह उसको इवैल्यूएट करेंगे। अब इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलें। स्टूडेंट अब देखें, ये है एक फंक्शन की वैल्यू दी है 2 to 3, फंक्शन की वैल्यू 5 दी है, फिर 2 to 5 फंक्शन की वैल्यू 9 दी है, 3 to 5 वैल्यू पूछ रहे हैं। आप जरा गौर करें, एक है 2 to 3, 3 to 5,
और 3 to 5 उसने वैल्यू पूछ ली। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें 2 से, सबसे इन तीनों में से सबसे स्मॉलर वैल्यू 2 है, सबसे जो ग्रेटर वैल्यू 5 है। 2 to 5, चूंकि 2 से 5 तक आएंगे, 3 इनके दरमियान आ रहा है। हम इसी तरह चलेंगे 2 से 5, फिर 2 से 3 प्लस 3 से 5। तो स्टूडेंट देखें, इसकी वैल्यू 2 to 5, इसकी वैल्यू गिवन है वो 9 है। 2 to 3 इसकी वैल्यू कितनी है, वो 5 है। 3 to 5 हमने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट 5 को उस साइड पे ले जाएं, कितना आंसर आ गया, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए इसका आंसर इसका आ गया। तो स्टूडेंट देखें, इसको हमने उसी तरह इवेल्युएट किया, स्प्लिट अप किया, और ये इंटीग्रल की वैल्यूज गिवन थी उनके मुताबिक इसको इवेल्युएट कर लिया, इसका आंसर इसका आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, एमसीक्यू देखें, ये 2 from 2 to 2 दरमियान में फंक्शन दिया है। तो आप एक प्रॉपर्टी पढ़ के हैं, अगर ऊपर नीचे अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर क्या आता है, 0। इसको वैल्यूएट नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो देखिए, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम थी, इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए दूसरे बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट एमसीक्यू देखें, -1 to 1 x/x² + 1। अच्छा, जरा गौर करें, ये फंक्शन को गौर करें, इसे इंटीग्रेट नहीं करना, पहले फंक्शन को गौर करें, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। जब नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान आपको लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए कही जाए, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं फंक्शन ऑड तो नहीं है। ये फंक्शन ऑड है, अगर ऑड है इस इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे, 0। अब देखें नीचे दूसरा एमसीक्यू देखें, मोड वाला। अब आपने उसी तरह 2 to 4 आना है। स्टूडेंट देखिए, ये आपने इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 4 तक। ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू किस नंबर पे 0 हो रही है, 3 पे। 3 पे वैल्यू 0 दे रहा है, इससे पहले नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव। 2 to 3 इंटीग्रेट करेंगे नेगेटिव, 3 to 4 इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव। इसको इसी तरह किया, 2 to 4 आना था, पहले 2 से 3 आए, फिर प्लस 3 to 4 आए। जब 2 से 3 आएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। 3 से 4 आएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, सिंप्लीफाई इसको करेंगे, स्टूडेंट इसका आंसर इसका बन जाएगा 1। ठीक है, ये आपने खुद इसको वैल्यूड करना है, पावर लगेगा, पावर के अंदर क्या ऐड, उसी से डिवाइड। नेक्स्ट डिस्कस करने के लिए अब चलते हैं वापस पहले बोर्ड पे। अब स्टूडेंट देखें, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ, एक फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इफ एफ इज इंटीग्रेबल on AB, then its average value on AB interval AB is also called its mean value। इस क्लोज इंटरवल AB में उसकी मीन वैल्यू कहलाती है, और उसका स्टूडेंट फॉर्मूला ये होता है एवरेज वैल्यू का, A to B इंटीग्रल फ्रॉम A to B f of x, और इसको डिवाइड कर देते बाहर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं फ्रॉम A to B। अब इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू देखते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x 9 - x² on -3 to 3। इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, 3 पाई 4 π/4 2 पाई। अच्छा, इसको हमने उसी तरह इंटीग्रेट करना है डेफिनेट इंटीग्रल। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल तो एरिया होता है। अब आप देखें, y जो हमें फंक्शन की बना है वो ये है, ये असल में सेमी सर्कल है, इसका स्क्वायर करेंगे ये सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल का रेडियस 3 है, जो सर्कल का एरिया है वो क्या होगा, πr², π3², 9 पाई, ये सर्कल का एरिया है। सेमी सर्कल क्या होगा, 3 पाई, इसका जितना 9 पाई आया तो उसको 2 पे डिवाइड कर दें, कि सेमी सर्कल का एरिया। ये कह लें कि इसकी वैल्यू है फ्रॉम -3 to 3। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें -3 to 3 तो इसकी वैल्यू आएगी 9 π/2। अब इसकी एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और -3 to 3 इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इसको तो हमने इंटीग्रेट कर लिया है, ये तो एरिया है सेमी सर्कल का, इसकी वैल्यू आई है 9 π/2, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 1/6। इसको सिंप्लीफाई किया, 3 π/4 इसका आंसर आ गया, और ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। अब देखिए, इसमें स्टूडेंट आपने इंटीग्रेट करना होता है उन लिमिट्स के दरमियान उस फंक्शन को, और बाहर इसको डिवाइड कर देना होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एरिया अंडर द कर्व। उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब ये है एरिया अंडर द कर्व। इफ f of x इज नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रेबल ओवर अ क्लोज इंटरवल AB, देन एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम A to B इज। ये देखिए स्टूडेंट, ये तो वही है, डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखा है। अब ये डिपेंड करता है कर्व अगर x एक्सिस से ऊपर है,
एरिया पॉजिटिव होगा। अगर कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है तो एरिया, इसमें फंक्शन के साथ नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया कभी जीरो नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर कर्व एक्स एक्सिस से नीचे होगी हम फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि फंक्शन की अपनी वैल्यू नेगेटिव होगी, वो इस नेगेटिव साइन की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोबारा एरिया की जो वैल्यू आएगी वो दोबारा पॉजिटिव आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे चलें। अब स्टूडेंट देखें, फाइंड द एरिया अंडर y इज इक्वल टू एक्स ओवर द इंटरवल 0 to b। 0 to b इसका हमने एरिया इवेल्युएट करना है। अच्छा ये देखें, इसकी ऑप्शन दी है, इसका फॉर्मूला ये होता है 0 to b, y को यानी उस फंक्शन को इन लिमिट्स के दरमियान इंटीग्रेट कर दें। तो स्टूडेंट हमें पता है x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर ओवर 2 फ्रॉम आ जाएगा ये 0 to b, इसकी इंटीग्रेशन इसे कर दें। 1/2 बाहर आ गया, x स्क्वायर 0 to b। अब इस पे लिमिट्स अप्लाई करें, 1/2 वैसे आ गया, x जगह पे लगाया b लगाया, b स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर, b स्क्वायर ओवर 2, इसका आंसर इसका आ गया। और ये वाला आंसर ऑप्शन बी में मौजूद है, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी आ गया। रिमेनिंग इसके लेक्चर के लिए दोबारा वापस बोर्ड 1 पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें इसके हम एमसीक्यूज करने लगे। एरिया अंडर द कर्व के कुछ हम एमसीक्यूज करते हैं। अब जरा गौर करें, पहले एमसीक्यू, द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन फ्रॉम -π to π। हमने इसका एरिया फाइंड करना है फ्रॉम -π to π। देखिए स्टूडेंट, ये ऑप्शन दी है, 0 एरिया हो सकता है, 2, 4, 8। अब इसका जरा सोल्यूशन पे गौर करें। -π to π मैंने इसको स्प्लिट अप कर दिया इंटीग्रल्स को, पहले -π से -π पे 2 तक आएंगे, यानी ये इस तरह है कि समझ लें ये -π है, हम यहाँ से -π/2 तक आएंगे फर्स्ट में, फिर दोबारा -π/2 से 0 तक आएंगे, फिर 0 से π/2 तक आएंगे, फिर π/2 से दोबारा π पर आएंगे, और इस तरह ये एरिया इवेल्युएट करना है। जब हमने इंटीग्रल्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया डिफरेंट इंटरवल्स में, 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, यहां पर भी माइनस कोस, जब ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 1, इसका भी 1 आ जाएगा, इस चारों इंटीग्रल्स का आंसर 1 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे, इसका एरिया आ गया 4। अच्छा ये 4 आया, इसका आंसर इसका 4 आ गया। स्टूडेंट आप देखें, ये मैंने इसको एक एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके इसको कर दिया। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाता हूं, इसका एक शॉर्टकट आपको बताता हूं कि अगर साइन और कॉस का एरिया आए तो हमने उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, डायरेक्ट मेथड इसका क्या है। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट देखें, इसका शॉर्टकट, एरिया 0 to 2π या 0 to 2π साइन एक्स का या 0 to 2π कॉस एक्स का, साइन और कॉस का सेम इंटरवल के अंदर एरिया सेम होता है, इनके कंप्लीट पूरे इंटरवल के अंदर। देखें ये भी 0 to 2π, ये भी 0 to 2π, चाहे फंक्शन साइन है या फंक्शन कॉस है, एरिया इनका सेम होता है। एरिया इनका सेम, इनका किस तरह आएगा, आपने कंप्लीट पीरियड के अंदर साइन और कॉस का एरिया 4 होता है, आपने कंप्लीट पीरियड में, ये बात हम जानते हैं, साइन और कॉस का पीरियड 2π है। अब हमें कैसे पता चलेगा, जो इसकी रेंज दी है इंटीग्रेशन की वो 2π है, इसका पीरियड है। आपने अपर लिमिट में से, ये देखें 2π में से 0 लोअर लिमिट माइनस करें, ये 2π आ गया। इसका मतलब है एरिया इनका 4 होता है, कंप्लीट पीरियड के इनका एरिया 4। इसका मतलब है एक क्वाड्रेंट के अंदर इनका एरिया 1 होता है। 0 to π/2 1, π/2 to π आई, फिर 1, π से 3π/2 आई, फिर 1, 3π/2 से 2π आई, दोबारा 1, 1 + 1 करेंगे 4 आएगा। साइन और कॉस का इस तरह एरिया 4 निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल हमें एरिया पूछा जाता है -2π से 2π तक एरिया, तो हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करें, 4π आया। 4π के अंदर कितने पीरियड्स हैं, इसको 2 इसके पीरियड से डिवाइड किया, इसके अंदर 2 पीरियड्स हैं, एक पीरियड के अंदर इसका एरिया 4, ये 2 पीरियड की लेंथ में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है एक में तो 4 होता है, अगर 2 में पूछा जा रहा है इसको 2 से क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ गया 8। तो अगर इसी तरह ये 3 पीरियड के अंदर लेंथ में पूछा जाता, फिर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर 12 आ जाता। अच्छा ये स्टूडेंट, ये आपने एरिया तो फाइंड कर लिया, एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है,
अगर एमसीक्यूज आए इसको सिंपली वैल्यू पूछी जाए, एरिया का वर्ड यूज ना किया जाए साइन और कॉस में। जैसे ये पूछा जाए द वैल्यू ऑफ -π to π sin x dx, अगर हम इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे वो 0 आएगी, लेकिन अगर एरिया पूछा जाए -π to π तब इसका आंसर 4 आएगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है, वैल्यू पूछी जाए 0, एरिया पूछा जाए तो 4। ये स्टूडेंट इसका एरिया इसका आ गया 4। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, वॉल्यूम ऑफ डिस्क फॉर रोटेशन, द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व अराउंड द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर किसी कर्व को एक्स एक्सिस से अबाउट रोटेट करवाया जाए या उसको वाई एक्सिस से अबाउट रोटेट करवाया जाए, जार एक वॉल्यूम, एक कोई सॉलिड फिगर एक बनेगी, उस सॉलिड फिगर का एरिया क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्कल है उसको हम एक्स एक्सिस अबाउट रोटेट करें या उसको वाई एक्सिस अबाउट रोटेट करें, अच्छा अंडरस्टूड बात है, वो एक स्फीयर बनेगा, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा। अब यहां पर देखें, इसका फॉर्मूला देखें, अगर किसी को आपने उस कर्व को एक्स एक्सिस अबाउट रोटेट करवाया, उसका फॉर्मूला होता है पाई एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर dx। एफ ऑफ एक्स आपको पता है स्टूडेंट वाई के बराबर होता है, अगर एक्स एक्सिस अबाउट रोटेट कराएंगे तो उसका फॉर्मूला होगा पाई वाई स्क्वायर dx, वॉल्यूम का। उस वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्स एक्सिस अबाउट पाई वाई स्क्वायर 60x आएगा। इसी तरह अच्छा अगर इसको वाई एक्सिस अबाउट रोटेट करवाया जाए, अगर इसी तरह वो लिमिट्स एक्स एक्सिस पे दी होगी कि इसको कहां से कहां तक रोटेट करवाना है, वो हमें लिमिट्स गिवन होगी। ये x1 x2 एक्स एक्सिस पे वो लिमिट्स होंगी जब हम उसको एक्स एक्सिस अबाउट रोटेट करवाएंगे। इसी तरह जब वाई एक्सिस अबाउट रोटेट करवाएंगे तो वाई एक्सिस पे लिमिट्स गिवन होगी, y1 पहली लिमिट होगी और ये स्टूडेंट ये y2 ये इसकी दूसरी लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी। अच्छा इसका फॉर्मूला था पाई और वाई एक्सिस का अबाउट कराएंगे जी ऑफ वाई होल स्क्वायर, जी ऑफ वाई कह लें या पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये फार्मूला होता है वाई एक्सिस अबाउट रोटेट करने का। ये दोनों फार्मूले मिसाल के तौर पे मैं एक लाइन ली, ये एक लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन ली। अच्छा इस लाइन को जरा गौर करें, ये लाइन है स्टूडेंट, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस अबाउट, इस लाइन को मैं इस तरह एक्स एक्सिस अबाउट इसे रोटेट इसको करता हूं, तो आप जरा इमेजिन करें वो अगर एक्स एक्सिस अबाउट रोटेट करें तो वो क्या बनेगी, एक कोन जनरेट होगी, उसका वॉल्यूम हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अब इसके आगे कोई एमसीक्यूज करते हैं, इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि ये जो दो फार्मूला हमने लिखे हैं इसकी प्रैक्टिस हो सके। इसका एमसीक्यूज करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट ये एमसीक्यूज देखें, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व, वो जो कर्व रोटेट करती है, ठीक है, रोटेशन ऑफ द कर्व अबाउट एक्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हम उसका वॉल्यूम फाइंड करने लगे। एमसीक्यूज क्या है, इफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये कर्व दी हुई है 0 टू x की वैल्यू फ्रॉम 0 टू 2 है, इज रिवॉल्व अबाउट द x एक्सिस। अच्छा इसको x एक्सिस अबाउट रिवॉल्व किया गया टू जनरेट अ सॉलिड, कोई सॉलिड जनरेट होगा, उसका फाइंड द वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट ये वो कर्व है जो इसका y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। अच्छा इसको रोटेट करना है स्टूडेंट, इसने रोटेट होना है इसके अबाउट। देखिए जैसे यहां पे इस तरह रोटेट होगी, इस तरह इसके पूरी एक वो रोटेशन कंप्लीट करेगी, तो इस तरह ये जो वॉल्यूम, जितना ये वॉल्यूम बनेगा, सारा सॉलिड का वॉल्यूम बनेगा, उस चीज को हमने इवेल्युएट करना है किस तरह है। क्योंकि एक्स एक्सिस अबाउट रोटेट कर रही है तो स्टूडेंट इसके लिए हम वो एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई वाई स्क्वायर, ठीक है, इसके अंदर पाई लाजमी आता है। फिर इनमें से आंसर कैसे करने, देखें स्टूडेंट ये आ गया 0 टू 2 लिमिट्स हमें गिवन थी, 0 टू 2 हमें लिमिट्स गिवन थी, 0 टू पाई वाई स्क्वायर, y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू गिवन है, अंडर रूट एक्स लगाया, उसका स्क्वायर किया, ये रह गया x आ गया, पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन करें, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर ओवर 2, 2 को शुरू में लिख लें, x स्क्वायर पर लिमिट्स अप्लाई करें, पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, पाई बाय ये 2 बाहर आ गया, पाई बाय 2 आ गया था, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा इनको हमने इवेल्युएट किया और ये आ गया 2 पाई। तो ये स्टूडेंट थे एमसीक्यू। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, इसके बाद में एग्जांपल्स लेते हैं। आए डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन that involves the derivatives of an unknown function।
अननोन फंक्शन मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर वेरिएबल्स, जिन पे ये डिपेंड करती है ना उन वेरिएबल्स को, उससे कहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। अच्छा देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप्स भी हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो वन और मोर लिखा हुआ ना, यहीं से इसी से क्लियर हो जाएगा कौन सी। इफ द अननोन फंक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल पर अगर डिपेंड करे उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इफ द अननोन फंक्शन डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल, अगर वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करे तो उसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट ने इसकी डेफिनेशन कर ली है, अब इसकी एग्जांपल्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी पार्शियल इन दोनों की एग्जांपल्स के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, इनकी ये कुछ एग्जांपल लिखी हैं 1 2 3 4 5। अब इनको देखते हैं, इन एग्जांपल में से डिफरेंशिएट करते हैं कौन सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इनमें से कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आपने स्टूडेंट याद रखना है, जो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करे वो ऑर्डिनरी होगी, जो एक से ज्यादा पे डिपेंड करेगी वो पार्शियल होगी। dy बाई dx इज इक्वल डी ओवर dx एक्स वाई। अच्छा यहाँ पे y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा दूसरा देखें, दूसरी एग्जांपल dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, यहाँ भी y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। d2y ओवर dx के प्लस 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 3। अच्छा ये भी देखें, y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोर्थ नंबर पे लिखिए, ये भी y x पे डिपेंड कर रहा है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लास्ट देखें, इसे पार्शियल z ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पर देखें जरा स्टूडेंट, z किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, यहां z किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। इसका मतलब है z दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एग्जांपल है। तो ये देखें, इसके अंदर हमने एग्जांपल की मदद से ये चीजों को डिफरेंशिएट किया है, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, फिर हम उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट देखें, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, फिर इसकी डिग्री इसकी देखेंगे। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है वो सारी डेरिवेटिव से बनती है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है ना, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना ऑर्डर होता है। देखें इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट देखें, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो इसकी एग्जांपल इसकी देखें, ये इसकी एग्जांपल है। अब आपने देखें, द ऑर्डर ऑफ d3y ओवर dx क्यूब होल पावर 5 प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसके अंदर 3 है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है। देखिए यहाँ पे d3y ओवर dx स्क्वायर, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या होती है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके अंदर जो उसकी होल पावर होगी उसको हम कहेंगे डिग्री है। जैसे कि स्टूडेंट इसी ऊपर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है, इसको ऑर्डर चेक करें 3 है, यहीं से इसकी डिग्री मिल रही है। जहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वहीं से डिग्री मिलेगी। इसकी पावर चूंकि 5 है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 5 है। मिसाल के तौर पे यहां पर अगर ऐसी टर्म होती, यहां भी होता है 6। अब इसका ये नहीं मतलब कि इसकी डिग्री 6 है, डिग्री हाईएस्ट पावर को नहीं कहते, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर को कहते हैं डिग्री कहते हैं। अब आपने देखें, इसके एक लास्ट में भी एक एग्जांपल लिखी है, द डिग्री ऑफ दिस। इसकी डिग्री कितनी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 6 और यहां पर कितनी पावर है 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 3 है। अब इससे एमसीक्यू एक कर लेते हैं, एक इसकी प्रैक्टिस करते हैं जिसके अंदर ऑर्डर और डिग्री जिसके अंदर इन्वॉल्व होगा। इसके लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं।
अब देखिए एक एमसीक्यू स्टूडेंट ने देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसको करने लगे हैं द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर और डिग्री इसकी बतानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसे कैसे पढ़ेंगे, d4y ओवर dx4 होल स्केयर इज इक्वल टू dy ओवर dx होल पावर 9/10। आप जरा देखिए एक टर्म के अंदर पावर फ्रैक्शन में है, अगर ऐसे आ जाए तो किसी टर्म के अंदर पावर फ्रैक्शन में हो, उसको आपने खत्म करना है, फ्रैक्शन को खत्म करना है। अब डिनोमिनेटर के अंदर 10 है, यहां पर 10 है, अब आपने इस 10 को खत्म करने के लिए बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जब स्टूडेंट यहां पे 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20, और यहां रह जाएगा ये 10 यहां से खत्म हो जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, उधर 9 रह जाएगा। अब आप इसका ऑर्डर चेक करें, हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना है 4, उसकी पावर कितनी है 20, इसका मतलब है 4 और 20 ये वाली इसकी ऑप्शन इसकी करेक्ट इसकी होगी। अच्छा, इस एमसीक्यूज में आपने एक तरतीब भी याद रखनी है। पहले पूछा गया है ऑर्डर, बाद में पूछी गई डिग्री 420। अगर आपने ये बोल दिया 24, ये ऑर्डर पढ़ा जाएगा, ये डिग्री, ये इसलिए इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो मैटर करती है कि आपने क्या पूछा गया, पहले ऑर्डर पूछा गया, बाद में डिग्री पूछी गई है, इसलिए 420 इसका आंसर इसका है। तो ये स्टूडेंट दोबारा सुन ले, अगर पावर फ्रैक्शन में होगी, उस फ्रैक्शन को खत्म करने के बाद डिग्री आपने उसकी बतानी है कि डिग्री उसकी कितनी है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद देखें सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है, जिसके अंदर एक्स वाले वेरिएबल अलग कर लेते हैं, वाई अलग कर लेते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग होते हैं, डिपेंडेंट अलग कर ले, उसको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म dy ओवर dx इज इक्वल टू f ऑफ x ओवर g ऑफ y एंड g ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको अब और इसको इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे g बाई dy इज इक्वल टू f x dx, y वाले वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स अलग हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलग हैं, इनको कहते हैं। अब एक इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेपरेबल इक्वेशन। इनमें से ये 4 ऑप्शन दी हैं, कौन से इनमें से सेपरेबल नहीं है, यानी हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया, यानी इनमें से कौन सी डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। देखें ये इसको डिफरेंशियल फॉर्म में किया जा सकता है, अगर मैं dx उधर मल्टीप्लाई कर लूँ, x डिवाइड कर लूँ, ये बन जाएगी, ये भी इजीली हो जाएगी। अगर मैं इसमें से पहले इसको उस साइड पे शिफ्ट कर लूँ, डी वाली टर्म इधर उधर रख लूँ एक साइड पे, ये भी हो जाएगी, ये भी बन जाएगी। जो डी ऑप्शन है ये डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट आपने यहां में एक सेंटेंस बोलने लगा हूं, आपने इस पे गौर करना है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होती है, सिर्फ उसी को ही हम डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका भी और देखें, इसका भी ऑर्डर फर्स्ट है, इसका भी है, इसका भी, ये तीनों तो हो सकती हैं। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये इसके अंदर सेपरेट नहीं हो सकती थी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से ये मुराद है, देखिए जरा, सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में हो, यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन हो या इम्प्लिसिट f x y इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन किसी तरह का भी हो सकता है। विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए, वहां पर reduces the differential equation in an identity, वो फिर उसको आइडेंटिटी में रिड्यूस करता है, that it satisfy, that is इसका मतलब क्या, it satisfies the equation, वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन से ये भी आप समझ ले चीज होती है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल्स। एक ऐसा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन विच इज फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल, जिसके अंदर ना तो डेरिवेटिव्स हो ना ही डिफरेंशियल्स हो, एंड सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। अच्छा स्टूडेंट, यही वजह होती है कि हमने चूंकि उससे डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल से उसको फ्री करना होता है, इसीलिए डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल का जो इनवर्स ऑपरेटर है वो इंटीग्रेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही वजह है, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं ताकि उससे डेरिवेटिव डिफरेंशियल खत्म हो जाए। अब इससे एक एमसीक्यू देखें,
y is equal to 2x plus a is the solution of differential equation। ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का इसमें से सॉल्यूशन है? तो इसका देखिए स्टूडेंट, दो इसके तरीकेकार हैं जो हमें ऑप्शन दी हैं, वहां से भी हम इसको गैस कर सकते हैं बैक सॉल्व करके, या इसको वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये किसका सॉल्यूशन है? अच्छा देखें, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये बनेगा, इसका मैं इधर लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये कह लें dy इज इक्वल टू 2dx, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब आप इसमें देखें ये सॉल्यूशन कौन सा है, वो ये वाला सॉल्यूशन। तो इसका एक दूसरा तरीकेकार ये था, मैं इसको सबको बारी बारी इंटीग्रेट करता। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लेता तो हम इसको वापस रिवर्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो dy की इंटीग्रेशन y, 2 की इंटीग्रेशन 2x प्लस वो कांस्टेंट में इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से भी आ जाता है। इसकी ऑप्शन इसकी आ गई, सी इसकी ऑप्शन है। ये हमने इसके सॉल्यूशन देखा, उसका सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसके रिलेटेड एमसीक्यू देखा। अब सॉल्यूशन की टाइप्स होती हैं, तो इसकी टाइप्स के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट, सॉल्यूशन दो टाइप्स का होता है, जनरल सॉल्यूशन भी होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी होता है। जनरल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो सॉल्यूशन एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इन्वॉल्व करे, जिसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो, वो जनरल सॉल्यूशन है। अगर उस सी की जो कांस्टेंट सी या ए जो भी हम कांस्टेंट उसमें रखते हैं, अगर उस कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर ले, उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसकी तरह डेफिनेशन रिवाइज हो जाएगी, एक दफा देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ विच डिपेंड्स ऑन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वांटिटी, जिस जो सॉल्यूशन किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करे, उसकी वैल्यू, उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। देखिए एक और, जो जनरल सॉल्यूशन तो उसके अंदर सी होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने ये वाला सॉल्यूशन देखा, ये सॉल्यूशन दिया हुआ था, ये y इक्वल टू 2x प्लस a, तो हमें पता है ये किस चीज की इक्वेशन है, लीनियर है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ये लाइन की इक्वेशन है। ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं a की डिफरेंट वैल्यू तो रखता जाऊं, a की जगह पे 2 3 4 5 6 7 इस तरह डिफरेंट वैल्यू रखता जाऊं, डिफरेंट लाइंस हासिल होंगी। ये जो इस तरह जनरल सॉल्यूशन होता है ना, वो एक पर्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखें यही लिखा है, द जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। फिर एक और बात, दूसरा पॉइंट इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर, वो उसके ऑर्डर के इक्वल होते हैं। उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितना उसका ऑर्डर होगा। अगर ये एमसीक्यू पूछा जाए कि ये इक्वेशन हमें दी हुई है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आएंगे, हम उसको ऑर्डर चेक कर लेंगे। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके अंदर आते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसका एमसीक्यू इसका देखें, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ, अब आप इसको सॉल्व करें, dy इज इक्वल टू dx, दोनों तरफ आप लगाएं, इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। dy की इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होगी, y, और dx की क्या होगी, x, प्लस इस तरह वो कांस्टेंट लगा दें। ये देखिए स्टूडेंट, ये किसको ये कर रहा है, ये देखिए इसकी ना स्लोप, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला, m इसकी 1 है, तो c की डिफरेंट वैल्यूज लगाएंगे, ये डिफरेंट लाइंस बनती जाएंगी, लेकिन लाइंस का इंटरसेप्ट चेंज होगा। जो y इंटरसेप्ट है वो ऊपर की लाइन ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगी, लेकिन जितनी लाइंस बनेगी, चूंकि उनकी स्लोप हर लाइन की 1 होगी, तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये एक फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑप्शन ए इसका आंसर है कि ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस को ये शो करती है। अच्छा स्टूडेंट, ये हमने जनरल सॉल्यूशन देखा, इसके एमसीक्यू। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। ये देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि जो जनरल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, अगर हम उसकी वैल्यू ऑब्टेन कर लें, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें, तो उसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर लें, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, उसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। इसको स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं, इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं, इसको एक्चुअल सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं। अब एक एमसीक्यू देखें, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट सेटिस्फाइज
वो कौन सी डिफरेंशियल, उसकी एक कंडीशन भी दी है, ये इनिशियल कंडीशन होती है, ये भी हम आगे जाके भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। अब ये इनमें से देखें, आपने इसका सोल्यूशन इसका फाइंड करना है, कौन सा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको लें, यहां से वेरिएबल सेपरेट करें, डी एस इज इक्वल टू -32 डी टी, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दें। इसकी इंटीग्रेशन एस और इसकी क्या होगी -32 टी प्लस वो सी आ जाएगा। सी फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट उन्होंने कंडीशन दी है इनिशियल, जब टी 0 है तो एस की वैल्यू भी 0 है, टी 0 लगाएं, यहां 0 लगाएं, एस की वैल्यू 0, सी की वैल्यू क्या निकल आएगी 0, ये खत्म हो गया आंसर। तो एस इज इक्वल टू -32 सी, ये स्टूडेंट इसकी ऑप्शन इसकी आ गई। इनिशियल कंडीशंस देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वी यूज द इंफॉर्मेशन और कंडीशन। हमें कोई इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे स्टूडेंट यहां पे ये इंफॉर्मेशन थी, अगर टी की वैल्यू 0 है, यानी जब टाइम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या दी थी 0, ये एक इंफॉर्मेशन थी, यानी ये कंडीशन अप्लाई करनी थी। उस कंडीशन को, इंफॉर्मेशन को कहते हैं इनिशियल कंडीशन। एक आपने चीज और देखें, इसके लिए नोट के अंदर याद रखनी है, देयर इज 1-to-1 correspondence बिटवीन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड इनिशियल कंडीशंस। जितने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, उतनी हमें उनको फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशंस की जरूरत होती है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछा जाए कि उसकी इनिशियल कंडीशंस कितनी होंगी, जितने उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के स्टूडेंट मैं आपको अभी पीछे पढ़ा गया हूं, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है जितना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर, उतने उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी उसकी इनिशियल कंडीशंस। ये तीनों चीजें सेम होती है। अगर हमने इनिशियल कंडीशंस की तादाद फाइंड करनी है कि इस इक्वेशन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए हमें कितनी कंडीशन की जरूरत होगी, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर चेक कर लेंगे। जितना ऑर्डर होगा उतने उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। हर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अगेंस्ट एक इनिशियल कंडीशन होती है। तो ये स्टूडेंट ये आ गया। अब आप इसके अंदर देखें एमसीक्यू ये है, एक एमसीक्यू देखते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट, इसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसके अंदर उसने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद पूछ ली। ये अभी मैं आपको बता रहा था। इसके अंदर ये भी कह सकता था टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कितनी इनिशियल कंडीशन की जरूरत है। देखिए उसने बार अभी उसने पूछा इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं। तो स्टूडेंट आप ज़हन में लाएं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेंटेंस बोला है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर चेक करें, कितना इसका ऑर्डर है 3। इसका मतलब है इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद 3 होगी। तो ये वाली हमारी ऑप्शन है, इसका आंसर है। वापस हम बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब ये एमसीक्यूज देखते हैं, ये जरा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके अंदर इनिशियल वैल्यू कंडीशन का भी पता चलेगा, कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का वैसे भी सॉल्यूशन सॉल्व करने का मेथड भी इसके पता चलेगा। अब ये कि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया, ज़ाहिर है यहाँ पर कोई इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मौजूद है -1। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके लिए ये सॉल्यूशन है। अब इसके दो इसके तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आप बैक सॉल्व कर लें। देखिए एक तो इसका बड़ा सिंपल से इसका तरीका, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। अगर मैं स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो देखिए इसको मैं इसकी इंटीग्रेशन इसकी करता हूं, ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनमें से मैं x की जगह पे कौन सी वैल्यू लगाऊं कि c की वैल्यू -1 आए, कौन सी कंडीशन यूज करूं। अगर मैं इसमें x जगह पे लगाऊं 0, y की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं है। अगर मैं इसकी x जगह 1 लगाऊं, y जगह 1 पुट करूंगा,
यहाँ 1 लगाऊंगा, यहाँ 1 लगाऊं, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू 0, जबकि सी की वैल्यू तो -1 आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आ जाए, अगर मैं ये वाली कंडीशन लगाऊं, डी वाली, एक्स जगह 1 लगाऊं, एक्स जगह 1 लगाया, वाई जगह 0 लगाऊं, तो ये यहाँ 0, यहाँ पे 1, देखें इसमें एक्स जगह लगाएं 1, इधर 0, तो सी की वैल्यू -1 बन जाएगी उधर जाके। जब 0 0 लगाएंगे सी की वैल्यू 0, ये कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई कर रही इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ये पुट करूँ, वाई की जगह 0 लगाऊंगा, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है ना, जब एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या आ गई, -1, ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो स्टूडेंट देखें, इसके लिए या इसका एक डायरेक्ट बैक सॉल्व, एक और भी इसका तरीकेकार है, आप इसके अंदर सारी कंडीशन उस सॉल्यूशन के अंदर पुट करें। देखिए यहाँ पे y की जगह x का 0 लगाएं, क्या y की वैल्यू 1 आती है, x का 0 लगाएं, y की वैल्यू तो -1 आ रही है। अच्छा, यहाँ से x का 1 लगाएं, y की वैल्यू 1 आ रही है, x का 1 लगाने से y की वैल्यू 1 नहीं आ रही, इसका ये कंडीशन भी नहीं है। x का 0 लगाएं, y की वैल्यू 0 आ रही है, नहीं आ रही। यहाँ x जगह 1 लगाएं, क्या y की वैल्यू 0 आ रही है, x जगह 1 पुट करें, जब 1 पुट करेंगे 1 -1 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो स्टूडेंट ये दो तरीके इसको सॉल्व करने के, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें, वहां से सी की वैल्यू ऐसे गैस कर लें। आसान मेथड ये है कि आपने यहाँ से वैल्यू पुट करके चेक कर लें कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इसका सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट एक और इसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो आज के टॉपिक का ये लास्ट एमसीक्यूज है, इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। देखिए एमसीक्यूज है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट 15 इज, यानी इसकी स्लोप ऑफ द फंक्शन टू द ग्राफ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट लाइन की स्लोप, ये आप स्टूडेंट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले चैप्टर के अंदर भी इस चीज का जिक्र आया था, इसका अब दोबारा आपने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा वहां पर भी इसका जिक्र आया था। जो स्लोप होती है, स्लोप टेंजेंट लाइन की, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेरिवेटिव से। जो dy बाई dx होता है वो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है, यानी हमें ये उसने स्लोप ये गिवन है, ये स्लोप है, इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू है, ये dy बाई dx की वैल्यू है जो हमें गिवन है। कह रहा है कि वो जो स्लोप ये है टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट 1 5 पर ये स्लोप है, वो कौन सा फंक्शन है जिसकी ये स्लोप है, इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए। तो एक तो स्टूडेंट हमें पता है डेरिवेटिव लेते वक्त एक पावर रिड्यूस होती है, नीचे फंक्शन दिया हुआ है, इन चारों में से किसी एक फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। तो अब देखें एक्स स्क्वायर का तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 6x बन जाता है, ये तो निकल गई, ये क्यों, इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये या बी है ऑप्शन या इसमें से सी ऑप्शन है। ये जो आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखें, ये हमें डेरिवेटिव गिवन था, dy बाई dx हमें गिवन है, dy बाई dx है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4, आपने सेपरेट कर लिया, आपने इनको वेरिएबल्स को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद आपने इसकी इंटीग्रेशन इसकी कर दी, इसकी इंटीग्रेशन इसकी ये इसकी बन गई y इज इक्वल टू x4/4 ये प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस c। c की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने वो पॉइंट दिया हुआ है, x की जगह 1, y की जगह 5, 1/4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस c, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये बन गया, ये आ गया -3, इधर आ गया ये 8 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दे, -1/4 इज इक्वल टू c, ये देखिए 32 माइनस 1, c की वैल्यू आ गई 31/4, तो जब यहाँ पे 31/4 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू वो ऑप्शन बी बन गई। तो स्टूडेंट ये फिर देखें, एक आपने ऑप्शन से गैस कर सकते हैं या उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके देख लें कौन सी कर्व हमें हासिल होती है इसमें से। तो हमने वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेट किया तो हमें सी हमने फाइंड आउट करना था, सी फाइंड आउट करने के लिए उसने गिवन पॉइंट दिया हुआ था, हमने वो पॉइंट पुट किया 1 और 5, तो 1 और 5 एक्स जगह 1 y की जगह 5, सी की वैल्यू आ गई 31/4 आ गई। ये था स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर। तो आपने इसके टॉपिक में जो आज मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया, इसके अंदर आपने आपकी सेकेंड ईयर की बुक के जो टॉपिक्स हैं 3.6 से 3.7 और 3.8 से रिलेटेड आपने पढ़े, यानी डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज, एरिया अंडर द कर्व आपने पढ़ा, फिर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, फिर आपने ये सारे इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स थे, फार्मूलाज थे, डेफिनेशन थी, उनको आपने देखा, थ्योरी हमने सारी डिस्कस की।
अब स्टूडेंट इन्हीं टॉपिक से, तीनों से रिलेटेड, तीनों एक्सरसाइज से रिलेटेड अब आप एक टेस्ट करेंगे। जब वो आप टेस्ट कर लेंगे फिर हम उस टेस्ट की अब डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन तक के लिए अब आपको अल्लाह हाफिज़, अब हमारी मुलाकात होगी उस टेस्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।